हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। मैं प्रकाश चौहान, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली to form a product in an elementary reaction। elementary reaction के अंदर number of reactant molecules कितने participate कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, molecularity कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि molecularity जो वर्ड है आपके ये किससे रिजेंबल करता है, यू विल से इट रिजेंबल्स टू द मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली इट इज शोइंग व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसी को हम लोग डिटेल से ले रहे हैं। देखिए आप एग्जांपल के तौर पर पहला मैंने लिखा है कि A प्लस बी इज फॉर्मिंग व्हाट C। A और B मिलकर अगर बच्चों C बना रहे हैं और इसके आगे लिखा हुआ है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये होता है ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का अदर नेम क्या हो गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या इसको हम लोग और क्या कहते हैं, सिंपल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए इफ यू आर गिवन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन और उसके अंदर लिखा हुआ है आगे एलिमेंट्री रिएक्शन एंड यू आर टू फाइंड द मॉलिक्यूलरिटी। आपको मॉलिक्यूलरिटी बताना है, तो कैसे बताएंगे आप? जैसे ये रिएक्शन है तो इसमें देखिए आपके यहाँ 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B इज फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ C। तो इसके बेसिस पर हम लोग ये कहेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसके आगे भी क्या लिखा हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन राइट व्हाट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी व्हाट 1 + 1 = 2। ओके, तो ये आपके पहला एग्जांपल हो गया। अच्छा, अब अगर मैं पूछता हूं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी में ऑलवेज भी व्हाट इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या इसकी वैल्यू इट इज ऑलवेज इन होल नंबर होगी हमेशा। ये अपन कह सकते हैं ये इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 एटसेट्रा। तो इसमें आपको पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यूज क्या हो सकती है 1 2 एंड 3। इसमें आपको ये ध्यान रखना एटसेट्रा लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 भी हो जाएगी 5 भी हो जाएगी, नो। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी इज हाउ मच, तो अपन क्या कहेंगे ये होती है बेटा 3। कितनी होती है, 3 होती है। अब अपन ये कहें कि सर 3 क्यों? क्योंकि रीजन ये होता है कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके कोलिजन्स के ही चांस होते हैं। मतलब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर अपन 3D की बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 एक्सिस हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके कितने कोलिजन्स कर सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर होने वाले चेंजेस को हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आई कैन से व्हाट कि मैक्सिमम जो आपके कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट, तो अपन क्या कहेंगे 3। तो इसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। अच्छा, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इट कैन नॉट बी, ये कभी नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी व्हाट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा अपन ये कहेंगे ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल। और ये भी कह सकते हैं इट कैन नॉट बी व्हाट एंड 0, ये कभी भी 0 भी नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू व्हाट मॉलिक्यूलरिटी, तो आपको ध्यान रखना है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शनल एंड 0। ये कभी भी आपके नेगेटिव, फ्रैक्शनल और 0 नहीं हो सकती। तो ये हो गया बच्चों मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अच्छा, अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि कोई रिएक्शन दी हुई है, मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि 2A + 3B इज फॉर्मिंग व्हाट Y + Z, ये कोई रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि आपको इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताइए। देखिए, जब तक ये लिखा हुआ नहीं है एलिमेंट्री रिएक्शन, तब तक हम लोग मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, अब मान लो इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, हालांकि मैकेनिज्म टॉपिक जो अपना और डिटेल से बाद में आएगा। सपोज दैट अगर आपको ये मैकेनिज्म दे दिया, ये इस तरीके से दिया हुआ है A + B इज फॉर्मिंग व्हाट C, ये ऐसे दे दिया, ये पहला स्टेप दे दिया। सेकंड स्टेप में क्या कर दिया, A + C जो है ये मिलकर बना रहा मान लीजिए आपके D दे दिया। अब इसमें आपके थर्ड स्टेप जो है वो आपके क्या कर दिया, ये जो D जो है ये मिलकर के आपके D प्लस मैंने क्या कह दिया, ये 2B लिख दिया, और ये बना रहा आपके क्या Y + Z। इस रिएक्शन का अगर मैं डिटेल लिखूं इसकी रिएक्शन की, मान लीजिए दीज आर द व्हाट, These are the steps of the given reaction। ये मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं जिसमें A और B से C बना, फिर A और C से फिर D बना, और D और
2b ने मिलकर y प्लस जेड बना दिया। तो एक्चुअल में क्या होता है, मैकेनिज्म इज व्हाट कि कोई रिएक्शन जो होती है उसको स्टेप बाय लिख करके बताया जाता है कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट बने कैसे हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से कैंसिल कर लेता हूँ, जैसे सी को सी से कैंसिल किया, डी को डी से कैंसिल किया, तो फाइनली मेरे पास वापस वही चीज आएगी, 2a प्लस 3b इज फॉर्मिंग व्हाट y प्लस जेड। ये वापस आपके कंप्लीट रिएक्शन हो गई इसकी, है ना। तो अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बताइए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इफ यू आर गिवन द रिएक्शन, तो भी हम लोग नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द ईच स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज डिफरेंट। यहां अगर मैं कहूंगा यहां आपके मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी, यहां अलग होगी, यहां अलग होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको निकालनी है किसी गिवन मैकेनिज्म के हेल्प से, तो यहां पर हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव, फ्रैक्शनल और जीरो नहीं हो सकती। तो ये बच्चों हो गया आपके मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अच्छा, दूसरा अपन बात करने जा रहे हैं वो है आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ये अब आगे आपको पढ़ा रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या है, जैसे एक वर्ड अपने आप में आ रहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर इंडिकेट्स व्हाट कि वो किस रेंज की रिएक्शन, रेंज मीन व्हाट कि हम लोग ये कहें कि उस रिएक्शन के अंदर अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा ही कोई आपके रिलेशन बताने वाली चीज कौन सी है, दैट इज व्हाट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या होती है। तो अपन कहेंगे ऑर्डर के बारे में लिखेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ concentration terms involved in a rate law के अंदर जो आपके एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर। अच्छा, इसको हम लोग और डिटेल से बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर, ये तो आपको पता चल गया, इट इज व्हाट, ये आपके कंसंट्रेशन टर्म की एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर है। अच्छा, दूसरा आपने ये देखा ये किसके लिए, किस आधार पर निकाली जाएगी, तो अपन कहेंगे रेट लॉ के बेसिस पर ही निकाली जाएगी। अगर रेट लॉ में अगर कोई चीज दी हुई है, कोई रिएक्शन को लिखा हुआ है, तो उस बेसिस पर हम लोग क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। अच्छा, अब आपको जो कुछ बातें ध्यान रखनी वो ये है कि इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो इसको एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला गया, ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन को आप देख करके बता सकते हो कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, नो, नेवर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने ये लिख दिया ए है और ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और मान लीजिए मैंने ये लिखा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अगर मैं क्या देता हूँ, रेट लॉ को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे इसके बाद में, लेकिन फिलहाल पहले इसमें आपको ऑर्डर सीखना पड़ेगा, उसके बाद रेट लॉ आएगा। तो मैंने ये लिख दिया रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एन। सो एन इज व्हाट, यहाँ एन मैंने क्या लिख दिया, एन इज व्हाट, ऑर्डर। ये एन मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया। तो अब अगर मैं ये कहता हूं, मैंने किया केस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि अगर मैं मान लेता हूं अगर ए को जो है मैं डबल कर देता हूं, ए को मैं क्या करता हूं, डबल, तो इसको मैं डबल करता हूं तो रेट पर क्या चेंज आ रहा है, रेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर रेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अंडरस्टूड है भाई, यहाँ जीरो होगा तो इसको आप कितने बड़ा हो जाए, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 6 करो, कुछ भी करो, डबल किया तो भी आपके कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। सिमिलरली अगर मैं कर देता हूं केस सेकंड कि अगर मैं a को डबल करता हूं, मान लीजिए मैंने a को क्या किया, डबल किया, a को डबल किया तो मैंने क्या कहा, यहां पर क्या हो गया, रेट को मैंने लिखा नहीं है, बताता हूं। रेट यहां पर क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब रेट में कोई चेंज नहीं आता है। यहां अगर a को डबल करता हूं तो रेट बिकम्स व्हाट, रेट आपकी कैसी हो जाती है, रेट डबल हो जाती है। जब आपने इसको डबल किया, रेट डबल हो गई, इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n विल बी 1। तो n अगर 1 हो गया तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट,
ये आपके कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसको मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं केस थर्ड ले लेता हूं, और थर्ड केस में मैंने क्या लिखा, थर्ड केस मैंने ये लिख दिया कि अगर ए को मैं डबल कर लेता हूं, ए को मैंने क्या किया, डबल, इफ आई मेक ए एज डबल, तो उस केस में क्या होता है, रेट बिकम्स व्हाट, 8 टाइम्स। रेट आपके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 8 टाइम्स होगी। तो अंडरस्टूड है, कोई बच्चा बता देगा कि सर अगर ये 8 टाइम्स होगी पहले के कंपैरिजन, तो यहाँ पर पावर आपके इसको डबल किया तो 8 टाइम्स होने के बाद यहाँ पर पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। सो n इज व्हाट 3 है, तो ये आपके क्या हो जाएगी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो अब आपके पास में एज ए कंक्लूजन क्या कह सकते हो आप, यू कैन से वन थिंग दैट कि ऑर्डर अपने आप में वो चीज है जो हमें ये बताती है कि अगर हम रिएक्टेंट या जो आपके रिएजेंट दिए हुए हैं उनके कंसंट्रेशन में अगर हम चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उसके रेस्पेक्ट में किस प्रकार से चेंज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग डिटेल से लेंगे, जैसे भी हमने लिखा रेट लो, रेट लो क्या होता है। अच्छा, इससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर में भी, ऑर्डर जो होती है वो आपको ध्यान रखना, मे बी व्हाट, ये जीरो पॉसिबल है। ये देखो भी लिखा हमने जीरो। अब जीरो ऑर्डर का मतलब ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब मैं इसको कितना ही बढ़ा दूं, कितना ही घटा दूं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी उसी स्पीड से चलेगी, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑर्डर में भी व्हाट, जीरो हो सकती है, ये आपके फ्रैक्शनल हो सकती है, एंड जो इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मैं अभी सिखाऊंगा आगे, इट मे बी व्हाट, नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकती है। आगे बात समझे, तो ये आपके हो गया ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर से रिलेटेड एक तो ये इंफॉर्मेशन, और ऑर्डर है क्या ये आपको बताना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे इसके अंदर, वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर लो, कि भाई ऑर्डर लो क्या होता है, या जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, रेट लो क्या होता है। ऑर्डर लो और व्हाट, रेट लो। तो ये भी आपको ध्यान रखना सबसे पहले कि ऑर्डर लो या रेट लो होता है, इट इज ऑल्सो व्हाट, ये भी एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ऐसा नहीं कि जो आपने थ्योरेटिकली जो बात आप सोच रहे हो वो जाएगा, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया रेट इज प्रोपोर्शनल टू, रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। ये ही पॉइंट अपने काम का है। मोस्ट ऑफ बुक के अंदर या मोस्ट ऑफ टीचर जो है वो यहाँ पर वर्ड लिख देते हैं रिएक्टेंट। ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट रिएक्टेंट, दिस इज व्हाट, रिएजेंट। इसका मतलब ये होगा रेट लॉ के अंदर रिएजेंट मीन व्हाट, कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को शामिल किया जा सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वेयर ऑर्डर with respect to each reagent is raised to power। यहां आपको ये जो लॉ मैंने लिखा है इसी को मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले बता देता हूं, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, और रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वेयर ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएजेंट इज रेज्ड टू पावर। तो इसी को मैं आपको आगे बता रहा हूं कि ऑर्डर लॉ को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो इसकी लैंग्वेज होगी। सो अब आप देखिए इसके अंदर, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए इसी में अपन अगला स्टेप ले रहे हैं। ये देखिए अपन एग्जांपल के तौर पर, ये ऑर्डर हमने बता दिया कि एक्सपेरिमेंटल है। अब ये देखिए, यहां देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने ये लिख दिया A+2B इज फॉर्मिंग व्हाट, C। ये कोई रिएक्शन है। अच्छा, इसमें आपके और आगे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्री रिएक्शन भी लिखा हुआ है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, ठीक है ना।
तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो यहां पर अगर अपन रेट लॉ लगाएंगे तो रेट लॉ जो क्या करेगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं लिख देता हूं आगे रेट लॉ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट जो होगी, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ है तो जैसा आपके दिया हुआ है जैसे उसी तरीके से लिखेंगे ए, और यहां पर आपके 1 लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये 1 हो जाएगा, और यहां पर आपके ये क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कब, जबकि आगे क्या लिखा हुआ, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो कोफिशिएंट होते हैं वही आपके पावर बन जाते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये हो जाएगा 1 + 2 = क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब अगर मान लो मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल लिखा और सेकंड मैंने इस तरीके से लिख दिया a + 2b = c, आगे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है और आगे रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख करके आगे लिखा हुआ रेट इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1 b⁻ आपके 1 एंड c⁻ क्या लिख दिया, -1, और आगे क्या लिख दिया, एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब ये हो गया एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो C पर भी इस प्रकार से डिपेंडेंट है और A पर इस प्रकार से। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 लिखा हुआ या पावर 2 क्यों नहीं, ये देखा गया कि अगर मैं इसको डबल करता हूं तो रेट जो आपके इसके रेस्पेक्ट में डबल होती है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपने प्रैक्टिकली निकाला, ये आपके पावर क्या आएगी, 1 आएगी। तो अब मैंने पूछा कि बताइए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द गिवन रिएक्शन विल बी व्हाट, एल्जेब्रिक सम। हमने जो डेफिनेशन लिखी ना, एल्जेब्रिक सम। तो अब इस रिएक्शन का अगर मैं पूछता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, इसमें जो रिएजेंट वाला जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी थी ना, तो उसी को मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो ऑर्डर जो रहेगी वो एल्जेब्रिक सम के हिसाब से क्या हो जाएगी, ऑर्डर विल बी व्हाट, ये आपके हो गया 1 + 1 - 1, सो आंसर इसका क्या आएगा, 1 आएगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपके इस कंप्लीट रिएक्शन की क्या रहेगी, 1 रहेगी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए, अच्छा एक बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जैसे ये जो 1 है ये 2 है, तो इनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ में कोई भी आपके ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। तो आप ध्यान रखना है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट SC, मतलब क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, एक और ध्यान रखना है कि जो रेट लॉ जो होता है उसके अंदर कभी भी जो एक्सेस रिएजेंट होता है या आपको मैकेनिज्म दे रखी है, तो उसका कभी भी इंटरमीडिएट जो होता है उसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना है इन रेट लॉ, ये आपके 2 पॉइंट बहुत काम के हैं, इसके बेसिस पर हम लोग और भी कोई चीजें करेंगे। इन रेट लॉ हम लोग ये कहते हैं इंटरमीडिएट्स एंड व्हाट, एंड एक्सेस रिएजेंट, जो रिएजेंट एक्सेस में होता है इज नॉट इन्वॉल्व, उसको शामिल नहीं किया जाता है। आगे होगा आपको समझ में। ये 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ ही बताए जाते हैं और इन्हीं चीजों का हम लोग आगे उपयोग करेंगे। तो ये आपके एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसके बेसिस पर आपके जो इसका कोफिशिएंट है वो इसकी पावर बन जाएगा। ये कोइंसिडेंस है कि कभी कभार क्या होता है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपकी क्या है, 1 और 2 3 है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है, 3 है। बट हर हाल में हर रोज ऐसा नहीं होता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कोइंसिडेंस है कि आप दोनों मैच कर गए। तो ये था बच्चों आपके ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर क्या होती है और क्या नहीं होती है। इसको 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि एक आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ जो है लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बस ये थ्योरेटिकल लॉ है। ये क्या है, थ्योरेटिकल लॉ। तो थ्योरेटिकल लॉ ये कहता है कि जो आपके रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। जैसे मैंने ये लिख दिया मैंने 2a + b = आपके मैंने लिख दिया c। तो मैंने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो आगे जो रेट बढ़ेगी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, a की पावर 2 और b की पावर 1।
तो यहाँ पर आपके कुछ भी चाहे 2 है 1 है 3 है जो भी लिखा हुआ है वो सीधा पावर बन जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। जबकि ऑर्डर लॉ या जो रेट लॉ होता है वो कभी ये नहीं कहता कि यहाँ 3 लिखा हो तो पावर 3 लगा दो, 4 लिखा हो तो 4 लगा दो, ऐसा नहीं। वो तो ये कहता है एक्सपेरिमेंटली यू हैव टू प्रूव। तो यूजुअली क्या होता है, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें दिया होता है एक्सपेरिमेंटली वर्ड दिया आएगा। तो यहाँ पर आपके इसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन ए पर इस प्रकार से डिपेंडेंट है, बी पर ऐसे और सी पर ऐसे है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास रहेगा डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जैसे जीरो ऑर्डर होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, nth ऑर्डर रिएक्शन है। तो उनके लिए अपन एक वर्ड अपन यूज करेंगे रेट कांस्टेंट। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी को हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाला है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।